हेलो एवरीवन, क्या आप भी एसएससी की तैयारी के दौरान जनरल अवेयरनेस के पेपर में स्कोर करने को लेकर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनरल अवेयरनेस पेपर की एक स्ट्रेटजी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको जनरल अवेयरनेस की पढ़ाई कैसे करनी है। आपको मॉक टेस्ट अपीयर कर रहे हो तो उसमें स्कोर आपके अगर कम आ रहे हैं, अधिक आ रहे हैं, तो उसको कैसे एनालिसिस करनी है। तीसरा चीज ये है कि आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कैसे करो। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कंप्लीटली पढ़ने हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे एक दो फैक्ट ही आपके एग्जाम में आते हैं, उसको याद कैसे करना है। तीसरा ये है कि कंसिस्टेंसी में आप अपनी पढ़ाई कैसे करो, उसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए पहले हम एक ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कि एसएससी सीजीएल के टीयर 1, टीयर 2, 2022, 2023 या 2024 के टीयर 1 के पेपर में आपसे सवाल कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे पूछे गए, और साथ में स्टूडेंट्स के क्या क्या अपने चैलेंजेस है, हम उस पर बात करेंगे। अगर ये अगला 20 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो प्लीज इस वीडियो में बने रहें और इसको देखें। ठीक, सबसे पहले आप अपने एग्जाम की पैटर्न को देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, और उसमें भी 3-4 तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चंस दिया, 4 ऑप्शन दिए, उसमें कौन सा करेक्ट है आपको वो मार्क करना है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस में 3-4 फैक्ट दिए, एक दूसरे से कोरिलेट करके दिया और पूछा निम्न में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, वो आपको मार्क करना है। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें एक ही बेनिफिट आपको है कि मैक्सिमम टाइम में आपसे जो क्वेश्चंस पूछा गया उसमें अगर एक या दो ऑप्शंस भी आपको आते हो तो आप एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हो। चौथा टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो मैक्सिमम ज्योग्राफी या पॉलिटी या इकोनॉमी से पूछे गए हैं। पांचवा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चंस में 2-3 फैक्ट दिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि उनमें से कौन कौन से सही है या कौन कौन से गलत है, वो आपको आंसर्स करने हैं। ठीक है, अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं जनरल अवेयरनेस के, तो ये हैं आपके 25 क्वेश्चंस, और 25 क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स हैं आपके 50, जिसके अच्छा खासा एक वेटेज है कि अगर आपके पास 25 क्वेश्चंस में आप 22-23 क्वेश्चन सही करते हो या 40+ में मार्क्स स्कोर करते हो, देन आप एक अच्छे रैंकर्स बन सकते हो या आपका सिलेक्शन हो सकता है। सारी चीजें हैं, ठीक है। और अगर आपके जनरल अवेयरनेस के पेपर में बहुत कम नंबर आते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 140, 130 या 120 इस सारे स्कोर कर रहे हैं, लेकिन उनके फिर भी सिलेक्शन जनरल अवेयरनेस के पेपर में कम नंबर होने की वजह से नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर करें, की एरिया को क्या क्या है जिसको पढ़ ले, या फिर अपने पीवाईक्यूज को अपने एग्जाम की तैयारी में कैसे यूटिलाइज करें, इन सारी चीजों पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाएंगे और इस स्ट्रैटेजी को समझेंगे। ठीक है, जैसे आपका टीयर 2 का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपसे जनरल अवेयरनेस के टीयर 2 में क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में भी देखो आपसे टीयर 2 से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 25 ही हैं, बट आपके मार्क्स जो होंगे वो 75, मीन्स एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत हुए तो आपके निगेटिव भी होंगे। टोटल जो वेटेज है जनरल अवेयरनेस का वे है आपका 19%, और 19% किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसा मेजर एरिया है जो आपके मिनिमम चैलेंजेस को मिनिमम करके आप इसको कर सकते हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं कि आपके चैलेंजेस क्या हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब एसएससी की तैयारी कर रहे बच्चों में जिनसे मेरी बातचीत हुई या फिर एक कॉमन ट्रेंड में जो बातचीत होती है उनमें पता चलता है, जैसे बच्चों के अपने अपने प्रॉब्लम्स है, सबके कुछ प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई करे कि हाँ ये तो कॉमन सबके साथ है, तो उसी प्रॉब्लम पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम कि कैसे पढ़ें, क्योंकि आपको भी पता है कि हर बच्चे को लगता है कि जीएस का सिलेबस इतना बड़ा है, 7-8 कुल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, तो इतनी पढ़ाई हम कैसे कंप्लीट कर पाए और इतने एरिया को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, जबकि आपकी तैयारी का मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 9 to 12 मंथ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एग्जाम में अपीयर होना है।
फिर अगर उतने बड़े एरिया के इतने फैक्ट्स है कि आपको वो कैसे याद होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो फैक्चुअल बेस्ड है। तो आपको फैक्ट याद होगा तो आप आंसर कर पाओगे, नहीं याद होगा तो आप नहीं कर पाओगे। अब कैसे पढ़े और क्या पढ़े, तो इसमें एक रिसोर्सेज की सबसे पहले बात आती है कि आप रिसोर्स कौन सा यूज करो। तो ठीक है, आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता होगा। इसके साथ आपको अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम की एक बुक खरीद लेनी है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी वॉट एवर मटेरियल आप यूज कर रहे हो या आप किसी कोचिंग क्लास में जा रहे हो, वहां पे आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं और PYQs, तो दोनों को कैसे यूज करना है। पहली बात, आप रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको नोट्स लिखवाए जा रहे हैं या आपको बुकलेट दी जा रही है और PYQs है, तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग वो है सजेशन है कि अगर आप जब भी पढ़ो सबसे पहले PYQ करो। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो आपको ये तो पता चले कि उसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं या क्या फैक्ट ऐसा है जिस जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आया हुआ है। जैसे आप अगर ऋग्वैदिक पढ़ रहे हो तो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा ऋग्वैदिक पढ़ लो, लेकिन अगर आप PYQs देखोगे तो आपसे 4 वेद कौन कौन से हैं, दूसरा सभा और समितियां क्या थी, ये सारी चीजें है क्वेश्चंस बनता है। तो अगर आप PYQ करोगे तो सिमिलरली आपको टॉपिक से ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से फैक्ट आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं या रिपीट करके कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने बुकलेट रिसोर्सेज के साथ साथ आपको PYQs के पेपर साथ में करते चलने हैं। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। हर बच्चे का चैलेंज है कि अगर मैं पर डे 6 to 7 आवर की स्टडी कर रहा हूँ तो मैं अपने जनरल अवेयरनेस को कितना टाइम दूं, ठीक है। तो आप अगर 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तो सिर्फ 1 घंटे आप GA पढ़ो, उससे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। 1 घंटे में आपको 50 मिनट टॉपिक को पढ़ना है, 10 मिनट उसको रिवाइज करना है। उससे क्या होगा कि आप जो डेली पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे आपको एक रिवीजन करने से याद भी हो जाएगा। मतलब अगर पर डे आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हो तो एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। अब एक ही दिन आप बैठे 6-7 घंटे सिर्फ GA पढ़ लिया, उसमें आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स भी आपके सफर करेंगे। जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, उसमें कुछ भी डेटा चेंज नहीं होने वाला है, तो वहां पे आपको सीधे सीधे प्रैक्टिस करनी है। जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, एक ही 2 ही चीजें हैं। उसमें आपको ऐसा लिखना नहीं है, बहुत सारे वो नहीं बनाने हैं, तो उसके पीछे टाइम मत गवाओ। अगर 50 मिनट आप पढ़ रहे हो तो आपका जो भी स्पीड होगा पढ़ने का, तब भी आप पर डे कम से कम 25 to 26 फैक्ट्स तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो आप अगर PYQ से पढ़ोगे तो अगर आप पर डे 25 से 26 अगर फैक्ट्स आप पढ़ रहे हो तो कम से कम 5-6 तो आपके एग्जाम के लिए एकदम रिलेवेंट होंगे, जो जहां से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। और दूसरा ये है कि आपको ये याद भी रहेंगे, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की। बच्चों की एक प्रॉब्लम है कि 5-6 दिन वो पढ़ते हैं, फिर उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, फिर 3-4 दिन वो कुछ नहीं पढ़ते या पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब रहती है, फिर वो एक बार फिर शुरू करते हैं। जबकि आपको अगर एक 9 to 12 मंथ अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, देन एग्जाम में अपीयर होना है, तो 1 साल कंटिन्यूअस कैसे पढ़े। तो आपको सीधा सा है कि आप अगर 5 दिन पढ़ाई कर रहे हो तो 1 दिन का ब्रेक ले लो बीच में, और उस दिन आप मॉक टेस्ट दे लो। 5 दिन जो भी आपने पढ़ा है उसको एक मॉक दे लो, और फिर आप अगले 1 दिन ब्रेक, उस ब्रेक के दिन में एंजॉय करो, अगले दिन फिर नई एनर्जी के साथ लगो। और अपने सबसे पहले जब नई एनर्जी के साथ आप पढ़ाई की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले आप मॉक को एनालाइज करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपके वीकनेसेस कहाँ है, स्ट्रेंथ कहाँ है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, सारी चीजें। तो इससे आपकी अपनी कमियों को दूर कर सकते हो। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन। हम सबके हाथ में मोबाइल है और हम सबके पास इंटरटेनमेंट का साधन है, तो हर दूसरे, तीसरे, 5वें मिनट, 10वें मिनट में हम मोबाइल यूज करते रहते हैं, या कभी मोबाइल लेके बैठ गए तो 2-3 घंटे तक कंटिन्यूअस देखे जा रहे हैं, टाइम पास हो गया। तो डिस्ट्रैक्शन से हमें बचना पड़ेगा। तो क्या है कि अपना जो भी पढ़ाई का आपका अपना पर्टिकुलर टाइम टेबल है जो आपके हिसाब से परफेक्ट है, जो आप फॉलो कर पा रहे हो। ये नहीं है कि हम किसी और का टाइम टेबल उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें। अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करो, और जब भी पढ़ रहे हो, या तो आप 2-2 घंटे के स्लॉट बना के पढ़ रहे हो या 1-1 घंटे पढ़ रहे हो, बीच में ब्रेक ले रहे हो, तो जब भी पढ़ के अपनी बुक बंद करो,
देन आप तुरंत मोबाइल मत छुओ, 10 मिनट आप अपने आप को टाइम दो, 10 मिनट के बाद ही मोबाइल यूज करो। इससे क्या है कि आपको जो भी पढ़े हो आपको याद हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप मोबाइल यूज भी कर रहे हो तो आपको ये तो रहेगा कि जो आपने पढ़ाई करी वो कम से कम आपके दिमाग में चल रही है। आपने किताब बंद करी और अगले आप तुरंत मोबाइल उठा के यूज करना शुरू किया, आप पिछले 4 घंटे क्या पढ़े हो वो भी भूल जाओगे। ठीक है। दूसरी एक चीज है कि जब भी आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो आप ये भी साथ साथ करो कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप देखो कि क्या मोबाइल यूज करते समय मैं अपना कुछ टाइम पढ़ाई का ऐसा सेक्शन है जो मोबाइल चलाते समय भी मैं यूज करके उससे अपने चीजें याद कर सकता हूँ। उसमें 2 चीजें हैं। एक तो है कि जैसे अभी CGL Tier 2 के एग्जाम में कुछ इमेजेस आपको दी गई और उससे रिलेटेड आपसे फैक्ट या क्वेश्चंस पूछे गए, तो पहले तो आप नोट कर लो कि उस एरिया से रिलेटेड जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो 2 ही है। एक स्टैटिक जीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, जिसके अपीयरेंस के बारे में आपको पूछा जाता है, वो कैसा दिखता है, उसमें तार कैसे हैं, या बजाने वाला है कि सांस फूकने वाला है, या हाथ से बजाने वाला है, या इस तरीके के जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप वो इमेज देखते हो जैसे हारमोनियम कैसे बजता है या ढोलक कैसे बजता है, तो वो एक क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने के चांसेस है कि आप उसको कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन आपका बायो से रिलेटेड था, जहाँ पे आपको इमेजेस दी गई थी और आपको आइडेंटिफाई करना था कि पर्टिकुलर इमेज किसकी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इस तरीके की चीजें आप मोबाइल में रील वील जो भी आप देख रहे हो उसमें आप देख सकते हो, गूगल पे डाल के सर्च करके इमेजेस देख सकते हो, जिससे आपकी पढ़ाई इनहेंस होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाएं, सबका अपना नोट्स का तरीका होता है, सबके अपने पढ़ने का तरीका होता है। आपके लिए जो सबसे इजियर चीज है, आप अपने हिसाब से अपना नोट्स तैयार करो जैसे आपको याद होता है। मेरा एक रिकमेंडेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप क्या करो, जब भी आप क्लास में जाते हो जो भी आपको नोट्स लिखवाया जाता है आप लिखो, फेयर कॉपी पे लिखो, घर लेके आओ, उसी टॉपिक से PYQ खोलो, जिसमें सब सेक्शनल वाइज PYQ बुक में दिए हुए हैं, उससे खोलो और देखो कि जो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए क्या सारे कंटेंट आपके कॉपी में हैं। अगर नहीं है तो आप ऐड कर लो। अगर ऐड करने के बाद जो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं उस एरिया को हाईलाइट कर लो, और अगर हो सके तो कौन से ईयर में पूछा गया है वो ईयर भी आप साथ में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या है कि 10-15 मिनट अगर आपने फिर PYQ के साथ गुजार लिया तो वो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, PYQ क्यों जरूरी है। अभी इतनी सारी चीजें मैंने PYQ से रिलेटेड बताई, मतलब PYQ आपको सीधे दिशा निर्देशित करता है कि आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, आप रैंडम कुछ भी पढ़ रहे हो उससे आप बचोगे, आप एक गाइडेड फॉर्मेट में पढ़ोगे और आपको पता चलता रहेगा कि आपके कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो PYQ आपके लिए सबसे रामबाण चीज है जो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, मॉक टेस्ट एनालिसिस एवरी संडे या कोई भी एक दिन वीक का, जिस दिन आप मॉक देते हो हर 6-7 दिन पे आपको मॉक देना है, फिर मॉक की एनालिसिस करनी है। मॉक की एनालिसिस करने में 3-4 चीजें होती है। एक तो पहला पॉइंट है कि आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, और दूसरा आपका वीक एरिया क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कभी कभी एग्जाम में जब आप पेपर सॉल्व करते हो या टेस्ट पेपर ही सॉल्व करते हो तो क्या होता है कि कोई चीज आपको आ रही होती है फिर भी आप उसको गलत मार्क करके आते हो। ठीक है, आपने गलत मार्क कर दिया। अब उसके 2 ही रीजंस होते हैं, या तो आपने जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत पढ़ लिए, या तो आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, या क्वेश्चंस में आपको लिखा है कि सही कौन सा है और आपने गलत कौन सा है पढ़ लिया, या पूछा है निम्न में से गलत कौन सा है और आप सही वाले को टिक करके आ गए। तो ये चीजें हैं, तो इन चीजों से भी बचना है आपको। इससे क्या है कि जब मॉक दोगे और कोई फैक्ट है आपको आता है, क्वेश्चन आता है और आप फिर भी उसको गलत करके आए, देन उस क्वेश्चन के आगे लिखो कि मैंने यहाँ पे गलती क्या करी पेपर पे। उससे क्या है, जब नेक्स्ट टाइम फिर आप मॉक दोगे या जब आप अपना एग्जाम दे रहे होगे तो आप ऐसी गलतियों से बचोगे। तीसरी चीज एनालिसिस में ये होती है कि अगर मॉक टेस्ट एनालाइज कर रहे हो तो आपको भी साथ साथ ये पता चलता है, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछा गया, लाइक मैं बताऊं आपको कि जैसे आपसे एक पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछा गया, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिया गया और आपने फैक्चुअल याद करा, तो वो भी है कि आपको पता चलता है कि कॉन्सेप्ट्स कहाँ कहाँ पे स्ट्रांग बनाने, या
एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स की हमको समझ है कि नहीं है। तीसरी चीज, क्या एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट जो है 1 आवर का आपका टेस्ट देने का, उस टाइम लिमिट में आप अपना मॉक कंप्लीट कर पा रहे हो, जितने आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। अगर आपकी रीडिंग हैबिट स्लो होगी, आप 1 आवर में पूरा कंप्लीट पेपर अगर नहीं पढ़ पाते हो, तो वो भी आपके लिए एक चैलेंज है कि आपको अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉक इसलिए भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप मॉक टेस्ट एनालिसिस करो। दूसरी चीज, मॉक देने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हम रेगुलरली मॉक दे रहे हैं, मेरे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं या एकदम से डाउन हो रहे हैं, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मॉक में आपके नंबर नहीं आ रहे, आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, दैट्स ओके। अगर नहीं हो रहा है, आप अपने मेंटोर से मिलो, अपने टीचर से मिलो, अपने प्रीवियस मॉक्स दिखाओ जो भी आपने अपीयर किए हैं, जितने जितने आपके नंबर्स आए हैं वो आपको एनालाइज करके बता देंगे कि आपसे गलतियां एक्चुअल में कहाँ पे हो रही हैं। ठीक है। चौथी अगली प्रॉब्लम है आपकी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मेजर चैलेंज है। बच्चों को ऐसा है कि हम अगर डेली डेली करंट पढ़े, अब जैसे डेली डेली आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो सीजीएल टीयर 1 का जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ, तो मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो तो 2-3 साल पुराने पूछ लिए, तो हम क्या 3-4 साल के करंट अफेयर पढ़े। अगर आप ऐसे करने बैठ गए, 3-4 साल के करंट अफेयर पढ़ने बैठ गए, तो आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ करंट अफेयर ही कर रहे हो। करंट अफेयर से देखो आपसे क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 3 से लेके 4 क्वेश्चन। ठीक है। अब 3 या 4 क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से, तो आपको क्या पूरे 5 साल 6 साल का करंट अफेयर तैयार करने की जरूरत है? हाँ, क्योंकि आपका एग्जाम स्कोरिंग है, लेकिन वो 5 साल या 2 साल 3 साल जो भी गैप है, आपसे अगर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो हमें वो एक की एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअल में एसएससी आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, और वही चीज हमें तैयार करके जानी है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ना कि रैंडमली हम बैठ के 5 साल का करंट अफेयर कंप्लीट करने लगे। ठीक है। तो एक ये बेसिक चीज है। अभी मैं आगे जब बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कि करंट अफेयर का कौन सा की सेक्शन है जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या अगर करंट अफेयर में कोई चीज है तो वहां से स्टैटिक के पार्ट से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, या स्कीम्स है तो कैसे क्वेश्चंस पूछे, तो वो मैं आगे जैसे जैसे कंटिन्यू करूंगी आपको बताती जाऊंगी। ठीक है। ये हो गए आपके कुछ चैलेंजेस जो मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी था, और इसका सोल्यूशंस मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या कर सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसके बेसिस पे मैं आपको कंटिन्यू बताती जाऊंगी। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम सिलेबस समझते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। ये देखो, आप सबको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या दिया गया है। आपको करना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। ये आपका सिलेबस है। फिर जैसे देखो, आप सब्जेक्ट वाइज आप देखो कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। जैसे मैं पॉलिटी की बात करूं, तो पॉलिटी में आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, अब मैंने जो एनालाइज किया मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ कि आपके सीजीएल 2024 के, सीएचएसएल 2024 के पेपर में मैक्सिमम जो भी पॉलिटी से 2 से लेके 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, 2 से लेके 3 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस किस किस एरिया से हैं। या तो वो क्वेश्चंस आपको फंडामेंटल राइट्स से पूछे जा रहे हैं, या फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछे जा रहे हैं, या तो डीपीएसपी से, या कुछ 10-15 कॉमन आर्टिकल है जो हर एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। किसी न किसी शिफ्ट में कोई ना कोई आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है। सेकेंड चीज, आपसे देखो एक क्वेश्चन आपका इन एरिया से बनेगा, लाइक पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि जब इस एरिया से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो बेसिकली क्या है कि उस समय वो चीज न्यूज में थी। जैसे इस साल आपसे क्वेश्चंस पूछा गया, प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं कौन से आर्टिकल के तहत। मतलब अभी लोकसभा का आपके हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए, देन करंट अफेयर का था, स्टैटिक पार्ट पूछ लिया। ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ चीजें एरिया है जो आपको जैसे समझना पड़ेगा, लाइक प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है कि प्रेसिडेंट पुनः निर्वाचन के योग्य है तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है,
या फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ राइट्स हैं तो वो कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने हैं, ये सारी चीजें हैं जो 4-4 5-5 फैक्ट्स है जो आप कर लोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी और कुछ कॉमन आर्टिकल जैसे अटॉर्नी जनरल से, सीएजी से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से, ये सारे जो एरिया हैं वो आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एवरी ईयर एवरी शिफ्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है। अब उसमें नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी 2-3 तरीके के, किसी में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया कि आप कौन से आर्टिकल में है पर्टिकुलर टर्म, ठीक है। कभी आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा गया, जैसे इस बार के सीजीएल के पेपर में पूछा गया कि अगर आपका बच्चा घर में खाद बना रहा है जो उसके स्कूल के प्रोजेक्ट में उसको दिया गया और स्कूल के पार्क में यूज होगा, तो निम्न में से कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके को कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी अब आने लगे और अगर आपके टीयर 1 में आए हैं तो नेक्स्ट टीयर 2 में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिक्स पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे साथ साथ में। एक चीज और है, करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपके पॉलिटी से रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो है एक अपॉइंटमेंट जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के चेयरपर्सन अगर अपॉइंट होते हैं तो उनके बारे में आपसे जरूर क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा गवर्नर्स है, गवर्नर्स अगर केंद्र सरकार जो आपके गवर्नर्स को अपॉइंट करती है, बदलती है, तो उनका भी पूछा जाता है कि पर्टिकुलर गवर्नर कौन से स्टेट के इस समय गवर्नर हैं या यह व्यक्ति कौन से स्टेट के गवर्नर हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके ट्रेंड में अभी चल रहा है जो ये है बिल प्रपोज इन पार्लियामेंट। अगर कोई बिल्स इस साल या प्रीवियसली 1-2 साल पीछे जो आया है और पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है, पास हुआ, मुद्दा उसका इशू काफी हाईलाइटेड रहा और आपको करंट अफेयर में पढ़ाया गया, वो भी आपको पूछा जाता है और उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ की एरिया है पॉलिटी के जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको आपको डेप्थ में कवर करना है। रेस्ट चीजें हैं आपको सुपरफिशियली कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए या पढ़ना चाहिए। अगर आप बार बार कर रहे हो या पीवाईक्यू भी कर रहे हो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं, वही जो मैंने आपको अभी बताया कि एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है, वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, ठीक है। अगला सेक्शन हम इकोनॉमी देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में आपसे क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ आपको एरिया बताया है, ठीक है। जैसे 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान है और ये आपको पूरा डेप्थ में कंप्लीट करना है। अगर आप सीजीएल 2022 का पेपर देखो या सीजीएल 2024 के पेपर देखो, एवरी शिफ्ट में आपसे 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। नेचर ऑफ क्वेश्चन 5-6 तरीके का है, अलग अलग तरीके से फैक्ट पूछे गए हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे गए हैं, पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा गया है या कुछ भी उस कॉमन 5 ईयर प्लान से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। मीन्स ये टॉपिक आपको पूरा डेप्थ में कवर करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन से। मेजरली क्वेश्चंस आपके ग्रीन रेवोल्यूशन से पूछे गए। ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे, निगेटिव इफेक्ट क्या थे, कौन से एरिया में था, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 क्या था, सारी चीजें, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपको ये कंप्लीट करना है। तीसरा है आपका माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस जैसे टॉपिक से और सेकेंड एक और आपका जीडीपी, जीएनपी या नेशनल इनकम जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपसे एग्जाम में टर्म्स दिए हैं, उनके डेफिनेशन का पार्ट आपको ऑप्शन में दिया गया है या ऑप्शन में जैसे आपका जो क्वेश्चंस बना उसमें वहां पे डेफिनेशन लिख दी और पूछा कि पर्टिकुलर किस टर्म के लिए है, ठीक है। तो यहाँ इस एरिया में आपको पूरी टर्मिनोलॉजी जो है वो पता होनी चाहिए कि पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के लिए क्या उसकी डेफिनेशन क्या है या इस तरीके की चीजें, ठीक है।
यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। दो चीजें हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड भी हैं और इकोनॉमी के स्टैटिक पार्ट से भी। एक है आपकी स्कीम्स। अब दो तरीके की स्कीम आपके एग्जाम में पूछी गई है। कुछ ऐसी 5, 7 या 10 स्कीमें हैं जो बहुत पहले बनी थी भारत में, लाइक 1970, 1989, 1990 या इस तरीके की, ठीक है। तो वो कुछ 10-12 स्कीमें जो आपसे पूछी जा रही हैं। दूसरी स्कीम वो है जिनके इस साल 5 या 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे 2014 या 2015 में लॉन्च हुई स्कीम, ठीक है। या किसी स्कीम जिसका 2.0 आ रहा है, जैसे अभी उज्ज्वला योजना से क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्ज्वला योजना 2.0 का टारगेट कितना था, ठीक है। तो इस स्कीम से रिलेटेड ये कुछ पार्ट्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे कि आपको 2024, 25 और 15 की जो भी स्कीम्स है जिनके 5 साल या 10 साल इस साल कंप्लीट हो रहे हैं, जो चर्चा में है, तो आप उनके कम से कम ईयर, टारगेट एरिया और किसके लिए बनाई गई हैं, उनका एम क्या था, वो चीजें आपको 3-4 चीजें उनके बारे में पता होनी चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन है आपसे हर साल पूछा जा रहा है पोर्टल से रिलेटेड, क्योंकि हर साल न्यूज में पोर्टल्स आते ही रहते हैं, ठीक है। अब पोर्टल में जो बेसिकली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, क्योंकि आप 150-200 पोर्टल्स नहीं याद कर सकते, तो आपसे दो ही चीज से रिलेटेड पोर्टल्स पूछे जा रहे हैं, एक एजुकेशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी 3-4 दिन पहले आपको न्यूज में था ई श्रम पोर्टल जो मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया था। किस लिए था? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए। तो आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है, तो वो उसका आंसर ये होगा। तो इस तरीके के पोर्टल जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, वो आपको जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जुलाई 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निपुण भारत योजना का शुभारंभ किया? अब एक्चुअली में देखो, निपुण शब्द क्या होता है? निपुणता हासिल करना। तो कुछ कुछ टर्म्स आपको भी कोरिलेट करके जैसे आप पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं होगी। निपुण भारत, तो ऑब्वियस ये शिक्षा से होगा, ठीक है। कि अब निपुणता तो आदमी कृषि और उसमें क्या निपुणता जोड़ोगे? अगर आप निपुण बन रहे हो, अच्छा बन रहे हो, कुछ सीख रहे हो, देन होगा आपका शिक्षा मंत्रालय। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले कि पर्टिकुलर योजना कौन से मंत्रालय से संबंधित है, या पोर्टल को कौन से मंत्री ने लॉन्च किया, तो ये चीजें मंत्रालय आपको जानना ही चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि टर्मिनोलॉजी का आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। अब कौन किससे मैच कर रहा है, कौन किसका है, तो टर्म्स के आपके प्रॉपर डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ये आपको करना है। तीसरा, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? अभी मैंने आपको बताया कि 2014-15 में जो भी स्कीम लॉन्च हुई उनके 5 साल 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और इम्पोर्टेंट भी है, तो वो आपको कंप्लीट करना है। अगला सेक्शन हम देखते हैं साइंस का। साइंस से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो 3 से लेके 5, कभी 3 पूछे गए, कभी 5 पूछे गए, कभी 4 पूछे गए। अब साइंस में आपको 3 पार्ट करना है, एक बायो, दूसरा आपको केमिस्ट्री, तीसरा आपको फिजिक्स, ठीक है। अब इसमें आपके मिनिमम 10-12 चैप्टर्स एक उसमें है कि फिजिक्स में आपके 10-12 चैप्टर हो गए। तो आपके एग्जाम में जब आप पीवाईक्यूज करोगे या अपने एग्जाम की खुद एनालिसिस करोगे या देखोगे पेपर जो आपके हो रहे हैं उसको चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स में आपके यूनिट्स एंड सिंबल्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट लॉज है, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, संवेग संरक्षण का नियम क्या है, या काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कोई नियम है तो वो क्या है, या उसको किस साइंटिस्ट ने दिया था, या उस साइंटिस्ट को कोई अगर प्राइज मिला हो, ठीक है, तो वो चीजें है। और तीसरा आपका एक चैप्टर है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों चैप्टर्स आपको कंप्लीट पढ़ने हैं क्योंकि इनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। रेस्ट पार्ट को आपको स्टडी करना है, थोड़ा रिवीजन करना है। कुछ 40-50 फैक्ट अगर आप पीवाईक्यू पढ़ते हो तो पूरे उससे रिलेटेड कुछ 40-50 और पॉइंट होंगे जो अगर आपने कर लिया तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आपका जो कोर एरिया जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो है पीरियोडिक टेबल, एसिड बेसिस सॉल्ट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। लाइक
अगर आपसे पूछ लिया गया कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है और एसिड बेस सॉल्ट से रिलेटेड। चौथा बायो में आते हैं। बायो में देखो किंगडम और क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट तैयार होना चाहिए। पर्टिकुलर किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन कौन से एनिमल उसमें आते हैं, क्योंकि कभी आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है एग्जाम में, कभी आपसे पूछा गया एनिमल का नाम बताओ। दूसरा प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के पार्ट्स क्या क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, न्यूक्लियर प्लास्ट, ये सारी चीजें हैं जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें आपका एक चेंजेस जो आया है 2024 के एग्जाम में कि आपको सीधे डायग्राम दे रहा है और सीधे बोल रहा है कि पर्टिकुलर इमेज को देख के पहचानो और बताओ कि ये कौन सा है, या इस इमेज का ये नाम है, इमेज दे दिया आपको तो पूछा इसको कौन से साइंटिस्ट ने खोजा। मतलब आपको डायग्राम एक बना के अपना नोट्स बनाना चाहिए या डायग्राम की फोटो खींचो और उसमें अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप नोट कर लो, आपको याद रहेगी, भूलोगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं जो का निर्माण करते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताया। फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को निम्न में से किस रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। ये आपसे पूछा, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अगला पार्ट हिस्ट्री है। हिस्ट्री के लिए तो बहुत चैलेंज है कि हिस्ट्री में इतने फैक्ट हैं, इतनी डेट है, ईयर है, हम कैसे याद करें। देखो किसी को भी फैक्ट मतलब मीन्स ईयर और डेट तो आप ऐसे याद कभी नहीं कर सकते। अब एक ही चीज है, या तो आप उसको अपने डेली लाइफ से किसी तरीके से रिलेट करो, जैसे किसी का बर्थडे आता हो सेम डे पे, आपके किसी दोस्त का बर्थडे आता हो सेम डे पे, कोई ऐतिहासिक घटना हुई हो तो आप याद कर सकते हो, वो आपको याद रहेगा। दूसरी चीज है आपके घर में कैलेंडर पड़ा है, कैलेंडर पे जो भी डेट है उस डेट के साथ आप ईयर मेंशन करके और उस घटना को मेंशन करके अपना एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे अगर कोई घटना 6 फरवरी को हुई, ठीक है, 6 फरवरी को आपने लिखा, उस दिन उसके ईयर लिखे कि कौन से ईयर में हुई थी और उसका नाम क्या था, ठीक है। तो ऐसे करके अगर 12 महीने के आप कैलेंडर कंप्लीट करते हो तो बहुत सारी चीजें जो डेट वाली आपसे पूछी जाती हैं वो आपको मिनिमम भूलने के चांसेस होंगे, आपको जरूर याद रहेंगी। दूसरा एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि इनमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एंशिएंट में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, हाँ, एंशिएंट और मिडाइवल का जो पार्ट्स है तो इसमें आपसे मेजर क्वेश्चंस जो पूछा जा रहा है वो बुक्स है, तो किसने लिखी, उसके ऑथर्स कौन से हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट वॉर हैं, वो उनकी डेट क्या है वो पूछा गया। एक क्वेश्चंस पूछा गया कि जैसे पर्टिकुलर कोई वंश है तो उसके संस्थापक कौन है, ठीक है, कि एक वंश है उनका कोई संस्थापक है तो वो कौन है। दूसरा, अगर उस वंश के किसी संस्थापक ने कोई बड़ा आर्किटेक्चर बनाया या कोई यूनिवर्सिटी बनाई, जैसे आपसे पूछ लिया गया विक्रमशिला किसने बनाया, नालंदा किसने बनाया, ठीक है। तो ये चीजें आपको कुछ कॉमन चीजें हैं जो याद करनी। अगर आप कोई बुक नहीं भी पलटते हो और अगर आप हिस्ट्री से जो आपके एसएससी के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यू भी कर लोगे तो आपका पूरा एरिया कवर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो आप उसको 2-3 बार रिवाइज करो, मॉक दोगे, देन आपको जरूर याद रहेगा, भूलने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चंस देखो, महेंद्र वर्मन प्रथम ने निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था, ठीक है। फिर दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। फिर जैसे देखो आपसे बुक्स से क्वेश्चंस पूछे गए और ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में दिया गया है। फिर मॉडर्न देखते हैं, तो मॉडर्न इंडिया में इस समय जो है आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली देखो किससे पूछे जा रहे हैं। आपका जो टॉपिक है कॉमन, जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है तो उससे रिलेटेड ईयर पूछ लेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ,
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके की कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपसे पूछी जा रही है। दूसरा चीज है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में कुल 10-12 रिफॉर्मर्स हैं, उनके नाम क्या हैं, उन्होंने कोई बुक लिखी, उन्होंने कोई सभा बनाई जैसे ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, या इस तरीके का जो भी चीजें हैं वो आपको कंप्लीट पढ़नी है। मतलब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म आप बिल्कुल मिस मत करो, आप इसको प्रॉपर रिवाइज करो, ठीक है। फिर वायसराय और गवर्नर जनरल, वायसराय और गवर्नर जनरल से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके टाइम में कुछ स्पेशल हुआ है, ठीक है। जैसे प्रथम रेलवे कब बनी, उस समय वायसराय कौन थे, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, उस समय वायसराय कौन थे, ठीक है। तो इस तरीके के फैक्ट जो है वो आपसे इनसे पूछे जा रहे हैं। देखो, एक तो मैं कॉमन टॉपिक्स ही बता रही हूँ, क्लास में कैसे क्या पढ़ना है वो मैं आपको इतना नहीं बता रही, क्योंकि अगर मैं उसमें जाऊंगी तो काफी लंबा हम खींचेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे प्लेटफॉर्म पे और हमारे क्लासरूम में भी कुल 20 से 25 क्लासेस आपको कराई जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो, टियर 2 के एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, देन यू कैन ज्वाइन, ठीक है। आप आ सकते हो, देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए या आप कर रहे हो तो भी आप हमारे 532 के ऑफिस आ सकते हो, और वहाँ पे योगेश सर आपको मिलेंगे, वो आपको प्रॉपर मेंटोर करेंगे कि आपको सीजीएल की तैयारी कैसे अच्छी करनी है, ठीक है। तो आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं अगर आप दिल्ली में रहते हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आप लखनऊ या औरई के सेंटर्स पे भी विजिट कर सकते हैं, जो उसके लिए अथॉरिटी है वो आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, वहाँ पे भी आपको लोग गाइड करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन प्रणाली तैयार की, वही मैंने आपको बताया कि वायसराय और गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। या देखो, 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी, ठीक है। तो ये कुछ एरिया है जो आपको कंप्लीट करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के गलत रूप से युग्मित है, तो ये आपको दिया हुआ है, 3-4 फैक्ट आपको पूछ लिए, एक कौन सा सही है गलत है ये आपको देख लेना है, ठीक है। सेम देखो, संस्थान के नाम दिए हैं, उनके संस्थापक कौन कौन से थे ये आपको मैंने बताया, तो ये आपको करना है। देन आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपका की एरिया क्या क्या है और आपसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मेजर पार्ट जो ज्योग्राफी में आपसे सवाल पूछा गया, प्रोडक्शन को लेके, एग्रीकल्चर को लेके 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए, लाइक जूम कल्टीवेशन का पर्टिकुलर स्टेट में क्या नाम है, तो वो तो एक, अगर आप स्टैटिक जीके भी पढ़ोगे तो वहां पे भी आता है, नहीं तो आप यहाँ पे करना चाहो तो एक लिस्ट बना लो, 5-6-7 नाम है वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आपके हर साल जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी पार्ट से पूछे जा रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी एक्सटेंट एंड फ्रंटियर्स, ठीक है, कि आपसे पूछा जा रहा है कि, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि मान लो पर्टिकुलर स्टेट की सीमा किस किस स्टेट के साथ लगती है या कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कौन कौन से पठार है, पहाड़ है, पर्वत है, कौन किसका पार्ट है, किसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, इस तरीके के क्वेश्चन। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लाइमेट और मॉनसून से रिलेटेड, ठीक है। अब ये एरिया कवर करना है, अगर आप पर्टिकुलरली सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप एनसीईआरटी 9th क्लास की एक बुक उठाओ, ठीक है, एनसीईआरटी 9th क्लास, ठीक है, एनसीईआरटी 9th क्लास की बुक है कंटेम्पररी इंडिया करके, या ठीक है, आप उसको लोगे ना तो उस बुक को अगर आपने मैक्सिमम उसके 2 से 3 चैप्टर, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 चैप्टर की अगर आपने रीडिंग लगा ली, पढ़ लिया एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, इन सारे टॉपिक से जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए, सारे क्वेश्चंस एक एक लाइन में आपको उस टॉपिक, उसमें चैप्टर्स में दिए हुए हैं, ठीक है। आप इसको एक बार जरूर रीड करो। अगर ज्योग्राफी आपका वीक है, आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, अगर आप खुद भी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं कि ज्योग्राफी में जैसे देखो, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है, ठीक है, ये लाइन आपको पर्टिकुलर वहां पे लिखी हुई मिल जाएगी। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं कर सकता। इसको पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने अगर घर में इंडिया का मैप लगाया हुआ है
तो आप क्या करो कि आप देखो बाउंड्री 6-7 स्टेट के साथ है, तो कोई किसी के साथ 2-3 स्टेट के साथ भी अगर मैच करता है तो आप कंफ्यूज होते ही होते हो। 3-4 कलर की पेन लो और एक स्टेट को एक दिन रखो, कोई सा भी एक स्टेट एक दिन उसको पहले आपने घेरा और उसके आसपास जो भी सीमा बना रहे हैं उसके साथ जो भी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं उन स्टेट को अलग अलग कलर से अगर आपने मार्क कर लिया तो वो करते करते आपको खुद याद हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस की चीज है। जैसे इसमें करने में आपको कितने लगेंगे, मैक्सिमम 2 मिनट, लेकिन 2 मिनट में आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट या एक ऐसा फैक्ट याद हो जाएगा जो आप कभी नहीं भूलोगे और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? ये भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ, तो आप वो चैप्टर वहां से जरूर कंप्लीट करना। अगर नहीं कर पा रहे हो, कोई भी समस्या है, तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हो या फिर आप आके आप हमारी जो नेक्स्ट सेशन की क्लास चलेगी अगर आप उसको भी अटेंड करोगे तो ये सारी चीजें वहां पे आपको करवाई जाएंगी। ठीक है। अगला पार्ट और मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट एवरी स्टूडेंट के लिए कि इसमें इतने फैक्ट हैं, इतने डेटा हैं, कोई कंपाइलेशन की प्रॉपर बुक नहीं है, हम कैसे पढ़ें, कैसे प्रिपेयर करें। स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपका मेजरली एरिया आर्ट एंड कल्चर, फिल्म्स, फेस्टिवल, फेयर, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस। ठीक है, तो ये वाला एरिया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनसे रिलेटेड फेमस पर्सनालिटीज। तो एक चीज, पहले तो आप अगर हमारे YouTube के कम्युनिटी पेज पे जाओगे तो वहां पे एक क्राउजल फॉर्मेट में एक एक स्टेट वाइज हमने कंपाइलेशन बना के डाला हुआ है, आप उसको देखोगे तो आप पढ़ लोगे कि आपको पूरी कंपाइलेशन में नॉलेज, आपको जैसे फेयर्स क्या है, उस स्टेट के फेस्टिवल्स क्या है, फोक सॉन्ग्स क्या है, फोक डांसेस क्या है, वहाँ पे ट्राइब्स कौन सी हैं, या उनका कुछ भी जैसे आपका क्राफ्ट क्या है, या वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से उस स्टेट में यूज होते हैं, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है। तो एक ही है कि आपको देखो पढ़ने का सीधा सा तरीका है कि आप अगर सोचोगे कि हम एक एक करके 10, 20, 50 चीजें याद करें, वो नहीं याद होंगी। ठीक है। आप पर डे एक स्टेट उठाओ और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको एक जगह लिख लो और लिख के आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चंस का पूछने का तरीका क्या होता है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि अंबुबाची मेला कौन से स्टेट में है, या दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि कौन सा डांस में कौन सा, मतलब अगर ये पर्टिकुलर डांस है तो इस डांस में आपको किस तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, मतलब अगर डांस है तो उसका कुछ म्यूजिक और संगीत है तो क्या यूज हो रहा है। ठीक है। तीसरा एक क्वेश्चन आपको जैसे जो पूछा जाता है वो एरिया है हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक से। ठीक है, क्योंकि वो म्यूजिक स्टाइल है दोनों, तो हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक स्टाइल से और एक क्लासिकल डांस से कभी पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ उन दोनों पार्ट से भी एक एक क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको इस एरिया से मिलेंगे। मतलब अगर आपको देखो जो चीजें ज्यादा चैलेंजेस लग रही हैं, जिनके उसमें कंटेंट आपको अवेलेबल नहीं है, नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे भी आपको सेम फॉर्मूला है कि अगर आप अपनी PYQ भी देखोगे तो वहां पे इतने डेटा दिए हुए हैं या इतने क्वेश्चंस पूछ लिए गए कि अगर वही आप कंपाइल करके एक जगह नोट्स बना लो तो भी आप इसको याद कर लोगे। ठीक है। चौथा चीज देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपके कुछ कि मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश के राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका है। तो ठीक है, ये तो पद्मश्री आपको करंट अफेयर का यूपी स्टेट से किसको दिया गया और किस उसमें सेक्शंस में दिया गया। ठीक है। संघ के निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है। उसके बाद स्पोर्ट्स आते हैं। स्पोर्ट्स का भी देखो एक प्रॉपर स्टैटिक एरिया है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो है कि करंट अफेयर से आपको पूछा जाता है अगर पर्टिकुलर कोई इवेंट हुआ, उसमें विनर कौन था, सेकंड रनर अप कौन था, इवेंट ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ, कौन कौन सी डेट को हुआ, उसका कौन सा संस्करण था, इस तरीके की जो उस साल के कॉमन गेम्स हुए हैं। जैसे अभी इस साल ओलंपिक हुआ था। ठीक है।
और ओलंपिक भी अगर हुआ तो पहली बार ओलंपिक कब हुआ, या भारत ने ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया, भारत ने ओलंपिक में पहली बार पदक कब जीता, इस तरीके की भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती हैं। वो एक अलग टाइप हो गया। दूसरा टाइप आते हैं हम कि गेम से रिलेटेड जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलर गेम का पहला क्लब कहाँ बना, ठीक है, कौन से ईयर में बना, उसका हेडक्वार्टर किस सिटी में है, ठीक है। दूसरा, उस गेम में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, उस गेम में जो बॉल यूज होती है वो कैसी है, अगर नेट यूज हो रहा है तो उसका विड्थ कितना है, लेंथ कितनी है, या अगर उसका जो एरिया है, फील्ड एरिया है, वो कितना है, क्या वो रेक्टेंगल शेप में है, क्या वो स्क्वायर शेप में है, या फिर वो राउंड शेप में, जो भी है। इस तरीके की चीजें आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। आप कुछ 5-10 गेम्स के नाम, 10 आप जो मेजर गेम्स हैं जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो, कबड्डी, इस तरीके के गेम्स 5-10 की लिस्ट बनाओ और इस तरीके के क्वेश्चंस आप अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे नोट करो और उसको पढ़ो। वो आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस इस एरिया से जरूर पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चंस यहाँ पे, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक। फिर आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चंस, ठीक है। करंट अफेयर में आपसे क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, करंट अफेयर पढ़ते समय कौन कौन सी चीजें पढ़ती है या उसका मेन हेडिंग एरिया क्या क्या है जहां से आपको कुछ चीजें पढ़नी है। पहला, अवार्ड्स और ऑनर्स, ठीक है, कि हाँ अवार्ड्स इस साल अगर मेजर जैसे भारत रत्न दिया गया, पद्मश्री दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, विभूषण दिया गया। अच्छा, अगर इस तरीके के अवार्ड्स पढ़ रहे हो तो एक चीज है कि कुछ जैसे बहुत सारे लोगों को जिसमें अवार्ड मिल रहा है, जैसे 10-12 लोग हैं या 5-6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो उनमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पास्टुमसली दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बन रहा है, तो आपको वो भी चीजें ध्यान में रखनी है कि अवार्ड्स और ऑनर्स किसको दिए गए। वही गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट मैंने पॉलिटी में आपको बताई कि वो देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे किसको अपॉइंट किया गया, वो आपसे पूछा जा रहा है। तीसरा ये है स्पोर्ट्स से, तो स्पोर्ट में अगर कोई इवेंट इस साल ऑर्गेनाइज हुए, विनर है, इंडिया विनर है, ये नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे है, वो चीज। पर्सन इन न्यूज, अच्छा गेम से रिलेटेड किसी ने इस साल रिटायरमेंट की घोषणा करी, किसी की अचीवमेंट इस साल मैक्सिमम थी, वो पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और बुक्स और ऑथर्स, बुक्स और ऑथर्स है जैसे किसी गवर्नर ने कोई बुक लिखी या किसी प्रेसिडेंट ने लिखी या कोई फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने कोई बुक लॉन्च करी जिसमें प्राइम मिनिस्टर लॉन्च में गए या प्रेसिडेंट गए या कोई बड़ी फेमस पर्सनालिटी ने उन बुक को लॉन्च किया, या इस तरीके की किताबें। वैसे बुक्स बहुत सारी लिखी जाती है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वही बुक्स ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें कुछ बड़े लोग हैं, जैसे उसके लॉन्चिंग में है या किसी ने उसको लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखो जैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है तमिलनाडु के 2023 में। अच्छा, चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन है, अगर देखो इस साल में अगर उस टाइम में अगर स्टेट में इलेक्शंस हुए और चीफ मिनिस्टर बदल गए, ठीक है, या मान लो पहले कोई और था उनको हटा के उनकी जगह कोई और आया, तो उसी तरीके के, ऐसा नहीं है कि सारे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर इलेक्शंस हुए हैं, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दूसरा, Who among the following was selected as the Sherpa of India's G20 hosted in 2022-2023? तो जिन G20 इस तरीके के मेजर इवेंट नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं, या कोई इवेंट जो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है या इंडिया ने जिसको होस्ट किया है, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछा तो आपसे एक ही क्वेश्चन जाएगा लेकिन वो कौन सा होगा ये तो मतलब इतना आइडेंटिफाई करना तो बहुत मुश्किल है। तो आप जो भी 5-7 फैक्ट हैं उससे रिलेटेड वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, या जो कॉमनली ज्यादा यूज हो रहे हैं, या अगर नहीं भी यूज हो रहे हैं तो भी आप उसको पता कर सकते हो, ठीक है। इतना ही था आज के लिए, और ये हमारा सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो आप अगला हमारा सेशन कंटिन्यू कर सकते हो जिसमें आपको पूरी 20 to 25 क्लासेस जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कराई जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली।